पेटेंट, पेटेंट नहीं, पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये भी एक प्रकार से, कई बार क्या होता है बेटा, पेटेंट एक प्रकार से आप सुने होंगे कि कई फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। आपने देखा होगा कई दुकानों में, जब आप मैक्सिमम टाइम आप दुकान, कौन सी दुकान, दवाई दुकान की बात कर रहा हूँ, जब भी आप दवाई लेने जाते हैं तो कई बार होता है कि मेडिकल वाला क्या बोलता है कि ये प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो फॉर्मूला वही है, कंपनी दूसरा है, बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? फॉर्मूला वही है, कंपनी दूसरा है। इसका मतलब वो फॉर्मूला कहने का मतलब, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के, चाय और शक्कर वाला एग्जांपल मैं पहले भी लिया हूँ शायद तक आपको समझाने के लिए। जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट एक अदृश्य शक्ति है, या क्या बोल सकते हैं, एक संपत्ति है जो आपके फर्म को एक्स्ट्रा लाभ कमा के देता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक एक्ट है जहाँ पे आप अपने आप का जो भी फॉर्मूला, जैसे कई बार होता है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसको बनाता हूँ जिस तरीके से, तो वो जो है लोगों को पसंद आता है वो चीज़। जैसे चाय की बात कर रहा था, चाय में कुछ मात्रा में कुछ मिलाता हूँ और वो चाय बहुत बढ़िया बनता है। मार्केट में कोई ऐसा चाय बना नहीं सकता है। और मेरे अगर ये फॉर्मूला को कोई जान जाएगा तो क्या लगता है, बाकी आदमी भी वही चाय बनाने लग जाएगा, फिर मेरे मार्केट में क्या हो जाएंगे, हिस्सा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करवाते हैं कि पेटेंट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? पेटेंट। वो अपने फॉर्मूले को जिस ढंग से वो बनाता है वो चीज़ को, उसको क्या करा लेता है? वो पेटेंट। और पेटेंट कराने के बाद कोई भी आदमी बिना उनके परमिशन से उनके फॉर्मूले का उपयोग करके अपना चाय नहीं बना सकता। सिंपल में चाय का एग्जांपल यहाँ पे आप किसी केमिकल के बारे में बात कर लो या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है, क्वालिटी वॉल्स एक आइसक्रीम का कंपनी है, क्वालिटी वॉल्स। आज मैं क्वालिटी वॉल नाम का क्या नहीं बना सकता, मतलब अपना कोई कंपनी चला नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। और उनका अगर मुझे तरीका पता चल गया, क्या पता चल गया कि वो किस प्रकार से वो आइसक्रीम को बनाता है, कितना दूध डालता है, कितना क्या डालता है, वो सारा कुछ अगर मेरे को पता चल गया तो क्या लगता है मैं भी अपने लोकल एरिया में वही प्रकार के आइसक्रीम बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? बना पाऊंगा कायदे से। तो इसलिए क्या होता है कि लोग कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने के लिए, एक तरह से मैं बोलूं कि अपने आप को एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पेटेंट को अपने उस फॉर्मूले का पेटेंट करवा देते हैं, और उसका बिना परमिशन के। जैसे मान लीजिए इन्होंने पेटेंट करवा दिया कि इस तरीके से चाय वही बना सकती है, और मैंने क्या किया, इनसे परमिशन लिया। परमिशन कहने का मतलब इनको कुछ पैसा दिया, फीस दी, जो भी इसका खर्चा था उसको मैंने पैसा दिया, और उनका मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। तो जब भी मैं कोई खरीदता है ना तो उसके पेटेंट में क्या करता है, यूज कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बदले वो कमा रहा नहीं, हर बार कमाएगा। जब भी वो कोई नया कस्टमर आएगा आपके फॉर्मूले से बनाएगा तो आपको क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। तो ये होता है पेटेंट। और ये दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये अदृश्य है, ये एक तरीका है। और तरीके को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को थोड़ी ना आप बोलोगे, संपत्ति जो दिखाई देता है। अब ये ऐसी संपत्ति जो दिखाई नजर नहीं आती है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, अदृश्य संपत्ति बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एक प्रकार से क्या बोलते हैं, जैसे संपत्ति को क्या बोलते थे, ख्याति को क्या बोलते थे, एक अदृश्य संपत्ति बोलते थे ना, जो दिखाई न देती है, ना तो टच किया जा सकता है। वैसे ही पेटेंट भी एक क्या प्रकार की क्या है, संपत्ति है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन चिट्ठे में उसको दिखाते हैं अगर खरीदी गई हो। क्या कही गई हो? खरीदी गई। और आप अगर उसकी पेमेंट करते हो, जैसे बेटा आप जब रजिस्टर करवाते हो ना, कहाँ पे रजिस्टर करवाते हो? पेटेंट एक्ट में। गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको, वेबसाइट में जाके। समझ में आ रहा है? तो उसमें आप रजिस्टर करवाते हो, उसका शुल्क लगता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो शुल्क लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसी शुल्क का वो क्या करते हैं, यूज करके, मतलब उस पेटेंट करवा दिए, शुल्क लगा दिए, उन्हें फीस दे दी, अब उस क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को रख के उसी तरीके से बार बार वो बनाते चलेंगे, और कोई दूसरा उसको बिना परमिशन के यूज उनके पेटेंट का नहीं कर सकता है। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन, जब चिट्ठे में आप बात करोगे तो ये कहाँ दिखाई देगा, संपत्ति है तो ये संपत्ति के पक्ष में दिखाई देगा, उस साइड दिखाई देगा, एसेट साइड। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं साझेदारी फॉर्म में साझेदारों का अवकाश ग्रहण के बारे में। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी इजीली बन जाएंगे। मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपका पुनर्मूल्यांकन भी हो जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाता भी बनाना हो जाएगा, साथ ही साथ चिट्ठा बनाना भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या बोला है, दिग्विजय, ब्रिजेश तथा पराक्रम। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सारा कुछ लिखते जाऊंगा। दिग्विजय, ब्रिजेश तथा पराक्रम एक फर्म में साझेदार हैं। कितने साझेदार हो गए? 3। और इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 के अनुपात में है। कहने का मतलब 2:2:1 के अनुपात में है। 31 मार्च 2007 को ऑन कर दो फिल्म। 31 मार्च 2007 को क्या हुआ है, उनका तुलन पत्र, जिसको हम चिट्ठा भी बोलते हैं और स्थिति विवरण भी बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने दिया है चिट्ठा, क्या क्या दिया है, लेनदार
देखो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम। दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पेन ऑन कर दो आप। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनका अनुपात क्या दिया है, 2, 2 और 1 के अनुपात में दिया है। अब यहाँ पे इनका चिट्ठा दिया है बेटा, चिट्ठा में क्या क्या दिया है, तो चिट्ठा में दिया है लेनदार, संचय, दिग्विजय की पूंजी, ब्रिजेश की पूंजी और पराक्रम की पूंजी, 3 चीजें। हाँ F1, ठीक है। और उसके बाद संपत्तियां, संपत्तियों में क्या क्या दिया है, रोकड़, देनदार, स्टॉक, भवन और पेटेंट। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको दिया है। आगे क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है 31 मार्च 2007 को ब्रिजेश निम्न शर्तों पर सेवानिवृत्त होता है। अब यहाँ पे क्या क्या शर्त है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 70,000 हुआ है, पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा, मतलब जो भी होगा लेन देन सेटल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, 2000 मूल्य के डूबत ऋण के क्या करने हैं, अपलिखित करना है ना। डूबत ऋण मतलब जानते हैं ना, डूबत ऋण मतलब ऐसा ऋण जो कि डूबने वाला है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा अप्राप्य ऋण भी बोलते हैं उसको, है ना। और पेटेंट के मूल्य रहित माना जाएगा, पेटेंट को क्या माना जाएगा, मूल्य रहित। मूल्य रहित कब होता है, जब हम पेटेंट का अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं। जैसे एक टाइम के लिए क्या करवाते हैं, पेटेंट, टाइम के लिए क्या करवाते हैं, अगर मान लीजिए मेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने 2 साल के लिए करवाया था, 2 साल का पीरियड खत्म हो गया, तो पेटेंट क्या हो गया, मूल्य रहित हो गया। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले चिट्ठा दिया आपको, चिट्ठे में क्या क्या जानकारी दिया है, पहले लिया है लेनदार, लेनदार दिया है। संचय, संचय का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है, ऐसा लाभ जो कि बांटने के लिए बचा हुआ है, वो बटा नहीं है। अब पूंजी की बात करें तो तीनों जन की पूंजी दे रखा है, डी, बी और पी का कितना कितना दे रखा है, 82,000। कायदे से इसको यहां देना था 82,000, 60,000 और 75,500, ये आपको दिया गया है बेटा, ठीक है। और इसके बाद इधर क्या दिया है, रोकड़, रोकड़ दिया है 8,000 का, देनदार दिया है कितने का, 19,000 का, स्टॉक दिया है 42,000 का, और भवन बिल्डिंग कितने का है, 2,07,000, और पेटेंट दिया है, क्या दिया है, पेटेंट 9,000 का। चलो ये सारी जानकारी आपको दिया है। आखिरी में इसका जो टोटल आया है वो 2,85,000 है ना, पास, ठीक है, 2,85,000। चलो ये सारी चीजें आपको दिया है। और समायोजन के बारे में सिर्फ ये बताया है, ख्याति कितना है, ख्याति बता दिया है, फर्म की ख्याति कितनी है, 70,000 की। और डूबत ऋण का क्या करना है, डूबत ऋण क्या करना है, 2,000 का अपलिखित करना है। और साथ ही साथ पेटेंट को क्या करना है, खत्म करना। मूल्य रहित कहने का मतलब उसका जीरो हो गया, बैलेंस क्या हो गया, जीरो। आज जो चिट्ठे में दिख रहा है कितने का, 9,000 का, वो कितने की कीमत का हो गया है, जीरो। बस इन चीजों को आपको क्या करना है, समायोजित करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कौन छोड़कर जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रिजेश जो है, बी यानी कि बी क्या कर रहा है, छुट्टी ले रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो हमको ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, बी का कितना देना है वो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले जब ये बी प्रवेश किया होगा तो क्या क्या लगाया होगा, ख्याति का पैसा लगाते हैं, जब भी कोई नया साझेदार आता है तो लगाता है। और अगर नया साझेदार नहीं आया है, ये लोग शुरुआत से ही तीनों जने थे, तो यहाँ पे इन्होंने पूंजी लगाई होगी, क्या लगाई होगी, पूंजी, जो कि कितना दिख रहा है यहाँ पे, 60,000। समझ में आ रहा है। अब ये 60,000 रुपए लेकर जाएगा, साथ ही साथ इसके संचय के जो हिस्से हैं, संचय वो पैसा होता है जो कि बांटा नहीं गया है। कई बार होता है साल दर साल फर्म क्या कमाता है, लाभ, और लाभ जब कमाता है तो हर लाभ को बांट के नहीं ले जाते, आहरण नहीं करते, कुछ को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, ताकि उससे हम क्या करेंगे, भविष्य में आने वाले खर्चों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं संचय एक अवितरित लाभ है, इसको हमको क्या करने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे। जब भी हम कोई छोड़ के जाएगा ना, तो संचय वगैरह कुछ भी रहेगा या लाभ हानि खाते का कुछ शेष रहेगा, तो उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे, तीनों जनों के बांटेंगे। जो भी चीज़ यहाँ का चीज़ बंटता है ना, यहाँ के चीज़ों का कुछ भी बंटवारा होता है, वो तीनों को जने को जाएगा, क्योंकि
जिस टाइम पे जिस कीमत में ये जो चीज़ें हैं, अगर इसका आप मूल्य में कमी या बढ़ोतरी कर रहे हो तो उस टाइम पे तो तीनों जने थे, तो जो भी इसमें कमी या बढ़ोतरी होगी या इसमें बांटने की बात होगी इनके आपस की चीज़ों को, तो इनको तीनों को जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये जो ख्याति है, ख्याति में ये फर्म की ख्याति, किसकी ख्याति है? फर्म कहने का मतलब तीनों जनों का मिला के 70,000 है, और छोड़ के कौन जा रहा है? ब्रिजेश। ब्रिजेश जा रहा है, मतलब बी अपना हिस्से का 2/5 भाग क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंपल बोलते हैं, अगर कोई कुछ ना बोले तो हम बोलते हैं जो छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के कितना हिस्सा जा रहा है? तो इनका कायदे से टोटल 5 हिस्से में ऐसे बोल सकते हैं ना कि 5, 2/5, 2/5, 1/5, 2, 2, 1 को जोड़ के 5 आ रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये 2/5 इनके नहीं रहेंगे और इतना हिस्सा इनका नहीं रहेगा, तो ये डी और पी क्या कर रहे होंगे? इसको प्राप्त कर रहे होंगे, नफ़े में होंगे। तो कितना नफ़ा होगा? तो कुछ ना बोला जाए तो हम बोलते हैं कि इन्हीं अनुपात में क्या होगा? ये लोग नफ़ा कर रहे हैं। सिंपल बात है। अब यहाँ पे ये ख्याति का पैसा टोटल 70,000 है बेटा। तो ध्यान रखना, ख्याति का पैसा होता है भविष्य में मिलने वाले लाभ। भविष्य में मिलने वाले लाभ, तो भविष्य में तो डी और पी रहेंगे फॉर्म में। कौन छोड़ के जा रहा है? बी। तो हम बी के हिस्से का बात करेंगे। बी का हिस्सा कितना बन रहा है? 2/5। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ख्याति के बारे में बात करता हूँ। तो मैं बोलूँगा 70,000 का हम 2/5 क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? आप करिए इसका। ये 70 का आधा कितना? 5 करेंगे, 5 भाग, तो 5 1 कम 5, 1 कितना बच जाएगा? 2, 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28 हो गया, है ना? कितना हो गया? 28। समझ में आ रहा है? 28, 28 और फिर 14, सब मिला के कितना हो जाएगा? 70। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप इसका देखेंगे तो ये 28,000 का जो फायदा है वो कौन लोग लेंगे भविष्य में? डी और पी। तो आज के आज इनके जेब से क्या करने पड़ेंगे? 28,000 निकालने पड़ेंगे। और इनके जेब को हम बोलते हैं इनकी पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। तो जो भी पैसा आपको निकालना है 28,000 और किसकी जेब में डालना है? बी के। तो पूंजी क्या होगी? इसकी प्रविष्टि क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि जो बी है इसकी पूंजी को क्रेडिट करो, कितने से? 28,000 से, और डी और पी की पूंजी को डेबिट करो, कितने से? तो वो अभी हम इनके नफे अनुपात में करते हैं। किस अनुपात में करते हैं? नफे। अब यहाँ पे नफा कितना है? टोटल 28,000 को अगर भाग देंगे 3 से, कितने से? 3 से कितना आएगा? 3 या 27 हो रहा है, तो ये होगा 9,333। 9,333। तो ये हो गया 18,667 हो जाएगा एक जने का। मतलब ये होगा बी का हिस्सा, सॉरी डी का हिस्सा, सॉरी पी का हिस्सा, और ये होगा डी का। समझ में आ रहा है? इन दोनों की पूंजी को क्या करेंगे? डेबिट। और पी की पूंजी को क्या करेंगे? 28,000 से बी की पूंजी को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि इस समायोजन प्रविष्टि का हम क्या करेंगे? खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बी की पूंजी को 28,000 से क्रेडिट, पी और डी के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। 9,333 और 18,667। हालांकि ये 66 आएगा, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके बाद ये 0.33 आएगा, इसको हमने मिटा दिया क्योंकि ये 50 से कम है। पॉइंट के बाद 0.50 से कम है। और यहाँ पे इसके बाद ये आएगा क्या? ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? 666 आएगा। तो मैं इसको राउंड ऑफ जब करता हूँ, मिटाता हूँ, तो इसको बढ़ा के लिखता हूँ एक। क्लियर है? और कभी ऐसा मत करना, नहीं तो यहाँ पे 3 और 7 10 आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा कम कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 बनना चाहिए यहाँ पे। मतलब इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 28,000। क्लियर है? 1 रुपया का भी इधर उधर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? चलो इसको थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमको क्या करना है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो पुनर्मूल्यांकन के नाम पे सिर्फ 2 ही नुकसान है। एक ये नुकसान है और एक ये नुकसान है। क्यों नुकसान? क्योंकि डूबत ऋण क्या है? ऐसे देनदार जो कि हमको पैसा नहीं देने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 19,000 दिख रहा है, 19,000 में 2,000 ऐसे लोग हैं जो कि हमको पैसा नहीं देंगे। तो आज के आज हम क्या करेंगे? इस डूबत ऋण को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम पुनर्मूल्यांकन में सिर्फ देनदार आया, एक यहाँ पे है, पेटेंट में 2 जगह समायोजन है, और दोनों संपत्ति में क्या हो रही है? कीमत में कमी हो रहा है। तो जब भी कमी होगा तो क्या होगा? हमको नुकसान। क्या होगा? तो पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन में क्या डालेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता, इसके जो भी फायदे या नुकसान होंगे वो तीनों जनों के जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। पहला वाला
पहली बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेना ना विवरण को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डूबत ऋण। ख्याति का हो गया बेटा, ख्याति का अभी हम थोड़ी देर में चिट्ठे में जो क्या बोलेंगे पूंजी खाता बनाएंगे उस टाइम पे करेंगे। डूबत ऋण का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दिखने वाले हैं डूबत ऋण। तो इसमें हम लिख देंगे देनदार, क्योंकि जो भी नुकसान या हानि वाला पार्ट है इधर आता है डेबिट साइड, और जो भी फायदे वाला या नफा वाला बात आता है ना, लाभ वाला बात आता है, वो इधर आता है। क्लियर है? आप इसको क्या बोलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देनदारों में कमी हो रही है, संपत्ति कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नुकसान है ना। आज हमको मिलना था 19,000, भविष्य में क्या मिलेगा, 17,000 मिलेगा, तो हमारे को 2,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2,000 का नुकसान। तो भैया भविष्य में जो नुकसान हो सकता है, तो नुकसान को पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंजर्वेटिज्म बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, एक रूढ़िवादिता का सिद्धांत बोलते हैं, है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, भविष्य में होने वाले नुकसान को आज ही क्या कर लो, रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम 2,000 क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर दिए। पेटेंट मार्केट में जो हमारे पास चिट्ठी में दिख रहा है 9,000 का, जैसे फर्नीचर दिख रहा है, जल भूमि के नाश हो गया, अब मार्केट में उसका कोई भी भाव नहीं रहा, तो क्या आज भी उसको चिट्ठी में दिखने का अधिकार है क्या, नहीं। और ये जो कमी आ गई, ये कमी का नुकसान जो है ये तीनों जने उठाएंगे। तो हम देख लेते हैं कितने का नुकसान होगा। जो 9,000 है चिट्ठी में दिख रहा है, आज कीमत मार्केट में कुछ नहीं है इसका, तो 9,000 फालतू का दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको 9,000 से हम क्या कर देंगे, कम। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, ये लिख देंगे पेटेंट। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद और भी कोई समायोजन नहीं है, ना तो लेनदार के संबंध में है, ना ही और कोई चीज। तो अब देखते हैं इन दोनों का क्या करेंगे टोटल। तो ये हो गया 11,000, एकदम सिंपल था, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा समायोजन नहीं दिया है, फिर भी आपके समझने के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये 11,000 के नुकसान को कौन कौन लोग उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे साझेदारों की पूंजी खाता। चलो साझेदारों को पूंजी खाता बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, साझेदारों की पूंजी में आप पूरा लिखना डी, बी और पी। यहाँ पे लिख देते हैं डी, बी और पी, डी, बी और पी, साझेदारों की पूंजी खाता। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 11,000 को बांट देंगे, किन लोगों में बांट देंगे, डी, बी और पी में। कौन से अनुपात में, तो पुराने अनुपात में। सिंपल बात रखना, पुराने अनुपात, जो भी इसका बांटते हैं वो किस अनुपात में बांटते हैं, पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात हमारे पास 2/5, 2/5 और 1/5। सिंपल है कि इसको 5 भाग करने हैं 11,000 का, है ना, 5 टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2,200 एक टुकड़ा होगा। अब इस एक टुकड़ा नहीं, एक टुकड़ा तो सिर्फ किसका है, पी का है, तो यहाँ पे पी को नुकसान मिलेगा 2,200, और इसको मिलेगा 4,400, और इसको भी 4,000। भाई जो जिस हिसाब से फायदा उठाता था तो नुकसान की बारी आएगी तो उस हिसाब से बांटेंगे ना, कुछ नहीं बोला है तो, समझ में आ रहा है। तो ये हमने बांट दिए। अभी ये जो जाएगा, नुकसान हुआ है तो वो इधर आएगा। पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड जाता है, और नुकसान होता है तो डेबिट साइड। तो अपन पहले तो ये लिख लेते हैं कि हर बार पूंजी में समायोजन होता है। आपका कुछ ना बोले या बोले तो भी आपको करना पड़ेगा। आप लिखेंगे शेष लाया गया। जब भी हम कुछ ना बोले क्वेश्चन तो हम बोलते हैं क्रेडिट साइड रहता है, और यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है क्रेडिट साइड बोलते हैं इसको। अगर मैं बोलूँ तो लेनदार, या मैं बोलूँगा दायित्व तो जितने भी हो सारे क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका शेष क्या रहेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डी का कितना है 82,000, बी का कितना है 60,000 और 75,500। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। शेष लाया गया तो ठीक है, इसके बाद जो संचय बेटा, अगर कोई अवितरित लाभ रहता है इसको भी बांटना है। ध्यान रखना, पुनर्मूल्यांकन में संपत्तियों और दायित्वों का काम करना है। दूसरा बात यह करना है, कोई भी ऐसी लाभ या कोई भी ऐसी हानि जो बंटना बाकी रह गया उसको बांट देते हैं। कब, जब भी कोई नया साझेदार आ रहा होता है या छोड़कर जा रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, संचय को बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संचय, ये इसको हम बोल सकते हैं बांट दिए। तो कितना कितना बांटेंगे, 18,500 को फिर क्या करेंगे, 5 टुकड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 00, 3,700। कितना हो जाएगा, 3,700।
तो इनको जाएगा 3700, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो 7400 और इसका भी बन जाएगा 7400। क्लियर है? समझ में आया? हमने बांट दिए। कैसे बांट दिए? एक टुकड़ा है 3700 तो इसका डबल डबल करते गए तो कितना आ गया? 7400, 7400। अब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18500। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका? ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। ये कहाँ जाएगा? इसमें कोई समायोजन नहीं है। तो जब भी हम नया चिट्ठा बनाएंगे तो लेनदार में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, रोकड़ में बदलाव होगा क्योंकि यहाँ पे देने और लेने वाली बात आएगी। रुको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, और कोई जानकारी तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, इस वाले का हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर करके ले आएंगे। तो ये जो थे वो मैंने चिट्ठे से उठाया है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? पुनर्मूल्यांकन का यहाँ पे लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, और क्या लिखेंगे? 4400, 4400, 2200 हो गया। चलो, अब इसके बाद कोई बातें नहीं हुई है, बस इतना सही काम है। अब आपको क्या करना है? बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम बैलेंस करेंगे तो उस साझेदार का करेंगे जो छोड़कर जा रहा है, सबसे पहले उसका देखेंगे। ठीक है? तो बैलेंस करते हैं। कौन छोड़कर जा रहा है? बी छोड़कर जा रहा है, तो बी का हिस्सा देखते हैं। ब्रिजेश छोड़कर जा रहा है ना? चलो ब्रिजेश का देखते हैं क्या बनता है। आज ब्रिजेश का 60,000 प्लस 7,400, 67,400 देने थे, जिसमें से कुछ हानियां भी हुई है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 67,400 में से इधर कम है ना, देने कितने रह गए? फिर ये टोटल है, इधर का भारी रहेगा, दोनों साइड लिख देते हैं। अब ये 4,400 आप इसमें से कम करोगे तो ये 63,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा है आज की डेट में? जब भी कोई साझेदार छोड़कर जाता है और पैसा पर्याप्त नहीं रहता, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं? इस 67,000 में से आप यहाँ पे शेष ले गया करके बैलेंस लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। लेकिन ये पूंजी नहीं कहलाएगा क्योंकि वो छोड़कर जाएगा, तो उसको क्या नहीं बोलेंगे, अब उसकी पूंजी खत्म हो जाएगी। और जितने का उनको देना बनता है उसको आज ना देके भविष्य में कभी देंगे, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? ऋण। क्या मानते हैं? ऋण। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बी का ऋण। बात समझ में आया? बी का ऋण कितना मानेंगे? बी का ऋण जो बैलेंस आया 63,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इसलिए हम मान लेते हैं कि पूरे का पूरा हम क्या मान लेंगे? ऋण मान लेंगे। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि इस 63,000 में 60,000 दिया जा चुका है और बाकी क्या किया गया है? बाकी रह गया है, तो जितना बाकी रह जाएगा उतने को ऋण मान लेंगे। और अगर मान लीजिए इस 63,000 में हमारे पास कितना है? 8,000 का रोकड़ है। अगर मैं 8,000 का रोकड़ पूरा दे देता तो रोकड़ पूरा खत्म। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ यहाँ पे 63,000 को दो भागों में दिखाता, एक 8,000 का अलग दिखाता और इसमें 55,000 का अलग दिखाता। इसका ऋण मान लेता और इसका क्या मान देता? रोकड़ से खत्म हो गया, रोकड़ से दिया जा चुका है। देंगे तब तक पूंजी क्या होगी? कम होगी ना, तो इसलिए ऐसा होगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है? 63 के 63 को दिखाना है हमको। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो 63,000 है वो टोटल क्या कहलाएगा? ऋण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, इनका तो हो गया काम, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब बाकी जो बच गया साझेदार कौन कौन? डी और टी। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो छोड़ के जाएगा और कुछ ना बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक ऋण खाता क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया? बी का ऋण खाता बना दिया। और कितने का? 63,000, जितना उनको देना है उतना। समझ में आया? जो आप शेष ले गए करके यहाँ पे लिखते हैं, उस लाइन में ना दिखा के उसका एक सेपरेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डी और पी का कितना कितना होता है। तो यहाँ पे इसका हो गया 89,400, इसका हो गया कितना? 89, ये भी है क्या? 79,200। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 79,200 और इधर लिख देंगे 89,400। समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका बैलेंस करिए। तो यहाँ पे लिख देंगे शेष ले गए, शेष ले गए। अब इसमें से 2,200 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 77,000 हो जाएगा। हो गया। और इसमें से इतना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 85,000।
है ना। ये 85 हो गया, ये क्या हो गया 77। यहाँ पे इसका बैलेंस यहाँ पे दिखाते, अगर ये साझेदार कंटिन्यू फॉर्म में काम कर रहा होता, आज छोड़ के जा रहा है तो इसके हिस्से को हम अलग से क्या बना दिए हैं, बी का ऋण बना दिए हैं। समझ में आ गया। चलिए अब जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नया चिट्ठा बनाएंगे, तो नया चिट्ठा में रोकड़ में कोई बदलाव आया है क्या, नहीं। देनदार में बदलाव आया है, कितने का बदलाव आया है, 2000। तो आप क्या करेंगे, देनदार 19,000 को आप अंदर लिख देंगे और माइनस कर देंगे 2000, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17,000। स्टॉक में कोई भी बदलाव नहीं हुए है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। भवन में बदलाव नहीं हुए, पेटेंट 0 हो गया है, तो इसको दिखाने का कोई सेंस नहीं है। समझ में आ गया। अगली बार लेनदार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, संचय खत्म हो चुका है, बांट दिए ना इसको, ये भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो ये जो बी है यहाँ पे पूंजी के नाम से नहीं दिखाई देगा, और इनकी पूंजी बदल चुकी है। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बोल देंगे किसका, बी का ऋण, क्योंकि दिए नहीं तो ये क्या है, एक प्रकार का दायित्व तो बचा है ना बेटा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे दायित्व, एक प्रकार का ये दायित्व है, और दूसरा बी का, ये तो पूंजी के नाम से दिखाई दे रहा होता, इसको हमने क्या बोल दिया, बी का ऋण। कितना है 63,000, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 63,000 का। क्लियर है। और पूंजी, पूंजी के नाम पे सिर्फ डी और पी का अपन बोलेंगे, डी का कितना है 85,000 और पी का कितना है 77,000। हो गया। इनके टोटल चेंज हो जाएंगे। आप मेरे को बता सकते हैं कितना चेंज होगा, तो यहाँ पे हम बताएं तो कितना चेंज हो गया। देखो इसका टोटल करिए कितना आ रहा है, इनका टोटल करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा है ना, ये 1,62,000। अब 1,62,000 63,000 इनको जोड़िए, कितना आ रहा है, इनका इसको दे देंगे 50 हो जाएगा, 50 और 100 102 112 हो गया ना, 112 मतलब 1,12,000 1,12,000 1,62,000, तो ये हो जाएंगे 2,74,000। कितना हो गया 2 लाख, क्या चीज, इन दोनों का टोटल, मैं इन दोनों का पहले देख रहा हूँ। इसका 1 मिनट बेटा, 8 3 16 17 हो जाएगा, सॉरी सही तो है, 5 7 5 12 का 2 80 में गया 1 8 8 16 होगा। ठीक है, सही है सही है, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया 49,000, इसमें 1 दे देंगे 50 हो गया, और ये बन गया 62, तो 50 और 62 क्या हो गया, 112 हो गया ना। 112 में 162 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 274। कितना हो जाएगा, मतलब 2,74,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 2 लाख। टैली करो, अगर टैली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत बनाया है। आप देख लो 8 और इसको दे देंगे तो ये 50 हो गया, 60 67 प्लस 7 हो गए 74। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको आपको इसी प्रकार से ध्यान देना है, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, और हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपको डालना है, एक साइड बस नहीं डालना है, आपको दोनों साइड। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको इतना बनना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा। चलो, तो चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।